अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के टॉपिक्स होंगे काफ़ी दिलचस्प। हम करारदाद पर बात करेंगे, फिर उसके बाद समाअत हुई है तौहीन अदालत को लेकर। फिर उसके बाद एक और अहम टॉपिक है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो तकर्रुरी है ना, वो एक दिलचस्प मामला बन चुका है। आज इजलास भी हुआ, तो इस पर सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, बात करते हैं करारदाद को लेकर। तो सर बताएँ अंदर की बात क्या है? देखें, करारदाद हमने अमरीकी कांग्रेस के करारदाद के जवाब में पाकिस्तान की असेंबली ने करारदाद पास कर दी। जवाब जवाब सफारतकारी में ऐसे ही होता है। मतलब अब जब अगर आप इसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहें तो इट्स जस्ट पेइंग इन द कॉइन्स। जैसा किसी ने जितना किसी ने एक्ट किया हो, उतना ही आप जवाब देते हैं सफारतकारी में। जैसे कोई आपका एक सफारतकार निकाल दे, तो आप उसका एक सफारतकार निकाल देते हैं। कोई स अगर आप फ़ॉरेन ऑफ़िस आपके खिलाफ कमेंट करे, आप आपका फ़ॉरेन ऑफ़िस उसका जवाब दे देता है। तो डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है कि जो किसी मुल्क ने किया हो, उसको उसी तरह जवाब दिया जाता है। उनके चूँकि कांग्रेस ने करारदाद पास की, तो उसका जवाब कौमी असेंबली से करारदाद की सूरत में ही बनता था, जो दे दिया गया है। लेकिन वहाँ जब कांग्रेस पास हुई, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने वोट दिए, और यहाँ जब पास हुई, तो पीटीआई वालों ने वोट नहीं दिए। तो इस हद तक आप कह सकते हैं कि हमारी कौमी असेंबली में डिवीजन थी, जबकि उनकी कांग्रेस जो थी वो यूनाइटेड थी पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये लोग, बहुत सारे लोगों की ये राय है कि कल तक अमेरिकी मुदाखलत को पाकिस्तान पर लानत समझने वाले आज मुदाखलत के हमायती कैसे हो गए हैं। कल तक एक साइफर पर पाकिस्तान की इज्जत दांव पर लग गई थी, आज करारदाद पर पाकिस्तान की इज्जत दांव पे क्यों नहीं लगी। कल एक साइफर की वजह से एक हुकूमत इम्पोर्टेड थी, आज जिनके हक में करारदाद आई है वो इम्पोर्टेड क्यों नहीं है। तो ये सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि आपने कल कल एक साइफर की बुनियाद पे आप कह रहे थे जो हुकूमत आई है इम्पोर्टेड है, आज जिनके हक में करारदाद आई है वो इम्पोर्टेड नहीं है। वो इम्पोर्टेड क्यों नहीं है। आज जिन्होंने उस करारदाद के जवाब में करारदाद के खिलाफ वोट नहीं डाला वो इम्पोर्टेड नहीं है। वो कैसे फिर इम्पोर्टेड नहीं है? मेरे ख़्याल में बहुत सारे सवालात हैं, और तहरीक-ए-इंसाफ ने एक और मौका खोया है। पाकिस्तान में पा स्टेक्स अपने मज़ीद खोए हैं। देखें, जब आप पाकिस्तान में सियासत करते हैं, तो आपको पाकिस्तान के अंदर की सियासत के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। यहाँ पर सियासी तकाज़ा यही था कि वो अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद होते और कौमी असम्बली में वोट डाल देते। कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बाहर की ताकतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अमेरिका को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दुनिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इस लड़ाई में अगर दुनिया, ये एस्टेब्लिशमेंट जीत गई, तो फिर पीटीआई के पल्ले क्या रह गया? मेरा मतलब है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट, दुनिया एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर ना करा सके पीटीआई के आगे, पीटीआई को इक़्तिदार, अब पीटीआई ने इक़्तिदार अमेरिका के कंधों पर ही हासिल करना है ना। को पाकिस्तान में तो कोई इनकलाब नहीं आया जिसमें उन्होंने इंतखाब हासिल कर इन इक़्तिदार हासिल करने हैं, सड़कों पर लाखों लोग नहीं हैं, इंतखाबात के बाद वो मुल्क में कोई तहरीक नहीं चला सके हैं, इमरान खान को जेल से नहीं निकाल सके हैं, ये सब कुछ वो नहीं कर सके हैं। तो अब उनके सारा दारोमदार अमेरिकी कंधों पर है कि कांग्रेस ने करारदाद पास कर दी है। इमरान खान की ट्रंप की दामाद से बड़ी दोस्ती है, वो आएगा तो ट्रंप का दबाव निकाल लेगा। अब तो तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार के तमाम रास्ते वाशिंगटन और ट्रंप के घर से शुरू होते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब तो वो यही कह रही है ना कि ट्रंप आएगा या अमेरिका की मदद से इक़्तिदार में आना है। अब पाकिस्तान के अवाम की मदद से वो इक़्तिदार में आने के बारे में नहीं सोच रहे। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज तौहीन अदालत को लेकर समाअत की है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, फैसल वाडा और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी माँग ली, और वो माफ़ी उन्हें दे दी गई। लेकिन देखिए ना जी, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काज़ी फ़ायज़ ईसा के बारे में रऊफ़ हसन ने की है। तो चीफ जस्टिस ने कहा, मैं अपनी ज़ात के बारे में तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करता।
बड़ा वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया काजी फायज ईसा ने, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। देखें, इस मुल्क का निज़ाम, इंसाफ का जो निज़ाम है वो बराबरी की बुनियाद पर कायम है। अमीर और गरीब को, मकबूल और गैर मकबूल को, कोले को काले को गोरे पर, किसी को किसी पर कोई तरजीह नहीं है, सबको एक जैसा इंसाफ मिल रहा है। ये क्या बात हुई कि काजी फायज ईसा को गालियां निकालने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी और अतर मनिल्ला को गालियां निकालने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा निज़ाम अदल है? तौहीन अदालत पर नून लीग वालों को सजाएं होंगी और पीटीआई वालों को माफिया होंगी? ये कौन सा निज़ाम इंसाफ है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गालियां निकालने की इजाजत है, लेकिन अतर मनिल्ला और दूसरे जो जब मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार को गालियां निकालने की इजाजत नहीं है। उन पर तनकीद की जाएगी तो वो तौहीन अदालत, उन पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलेगी तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। काजी फायज ईसा के खिलाफ चलेगी तो काजी फायज ईसा जो है वो नहीं, फिर नहीं होगी। तो फिर आप इजाजत कह रहे हैं कि एक सियासी जमात को सियासी सहूलतकारी मिल रही है अदालत से कि वो जितनी मर्जी गालियां निकाल ले, जी। जबकि दूसरों को आप कह रहे हैं कि आपने निकाली तो आपकी तौन बांध देंगे। ये कोई निजाम इंसाफ नहीं है। भैया, आपको अगर रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड अदलिया में कहां से आ गए तौहीन अदालत के बारे में कि एक की तौहीन जो है वो बड़ी सख्त है, एक का जो तौहीन है वो मोम की नाक है, दूसरा लोहे का है, वो कहता है मुझे निकालते रहो गालियां। तो मेरे ख्याल में आज निजाम इंसाफ ने कोई बराबरी की बुनियाद पर फैसला नहीं किया। वहां पर रऊफ हसन को शोकाज बनता था, उनको बुलाया जाता, इनकी तरह उनसे भी माफीनामा या तो लिया जाता गैर मशरूत, या अगर वो माफी ना मांगते कायम रहते तो सजा दे देते। आपने निहाल हाशमी को सजा दी, तलाल चौधरी को दी, दानियाल अजीज को दी, आपने इस मुल्क के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तो इन्हें अदालत में सजा दी। आप रऊफ हसन को शौकत देने से डरते हैं, मुझे तो समझ नहीं आई पीटीआई को। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई इतना मुझे वो ये फैसला काजी फायज ईसा का ठीक नहीं लगा। सर आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये बात फाइनल क्यों नहीं हो पा रही? हर तरफ जहमगोइयां हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन होगा। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? जुडिशल कमीशन के इजलास का आज नोटिफिकेशन हुआ है कि 2 जी। जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला तय किया जाएगा। अब चूंकि इस नोटिफिकेशन में एक थोड़ा सा ट्रिक हो गया है कि उन्होंने कहा है कि सीनियर मोस्ट के साथ जो 2 और सीनियर मोस्ट हैं, बाकर नजफी और जस्टिस आलिया, उनके नाम भी बतौर चीफ जस्टिस जेर गौर आएंगे। अब अल जिहाद ट्रस्ट के फैसले के बाद ये बात तय हो गई हुई है कि सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस होगा। अब क्या वो तारीख बदलने जा रही है और जुडिशल कमीशन जो है वो सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज करके किसी नंबर 2 या नंबर 3 को चीफ जस्टिस बनाने लगा है? ये इस पर सबके कान खड़े हो गए हैं क्योंकि उसमें 3 नामों पर गौर करने के लिए कहा गया है। तो सबका ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। इस हवाले से जुडिशल जो बार काउंसिल के अरकान है उन्होंने चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में 2 जुलाई का इंतजार करना चाहिए। ये जो चहमगोइयां हैं और ये जो है कि जी शायद सीनियर मोस्ट शुजात अली खान को नहीं बनाया जा रहा और सबका ख्याल है कि आलिया को बनाया जा रहा है और फिर कह रहे हैं बाकर नजफी को भी नहीं बनाया जा रहा। मेरे ख्याल में ये क्या सराइयां हैं, हमें 2 जुलाई को जुडिशल कमीशन के इजलास का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है सीनियर मोस्ट ही बन जाए, तो फिर मेरे और आपकी जो आज की गई तनकीद है वो सारी खत्म हो जाएगी। हमें कबल अज वक्त जो है वो तीर नहीं चलाने चाहिए और गोलाबारी नहीं शुरू कर देनी चाहिए। 2 जुलाई का इंतजार करना चाहिए। 3 बजे इजलास कवर कर बुला लिया है चीफ जस्टिस ने। इस वक्त जो एक्टिंग चार्ज है वो सीनियर मोस्ट के पास है, शुजात अली खान के पास है। अब वो कंफर्म होते हैं या नहीं होते, तो इसलिए ये देखने की बात है। लिहाजा मैं समझता हूँ अभी ये जो बहुत चहमगोइयां हो रही हैं कि जिस जूनियर को बनाने का फैसला हो गया है, मैंने चेक किया है जूनियर एक दफा सिर्फ भुट्टो के दौर में बना था। इस सिंध हाई कोर्ट में एक जूनियर को चीफ जस्टिस बनाया गया था, भुट्टो साहब ने बनाया था, लेकिन तब अदलिया के इतनी खुद मुख्तार नहीं थी, जज भी हुकूमत लगाती थी, चीफ जस्टिस लगाने का अख्तियार भी हुकूमत के पास है। लेकिन यहाँ एक और बात भी है, हम सब इस बात का अलम तो बुलंद कर रहे हैं कि जूनियर को चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जूनियर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट तो हो रहे हैं।
ये जी। जिन जो जजेस आजकल मेरा मतलब आयशा और ये शायद वहीद जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जूनियर्स एलिवेट हुए हुए हैं। और शायद बिलाल भी अभी जो है जूनियर एलिवेट हुए हैं। तो ये जो जूनियर्स की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है, ये रास्ता नहीं देती जूनियर का चीफ जस्टिस बनने का। लेकिन मैं फिर भी इस बात के हक में नहीं हूँ, मैं तो जूनियर्स के एलिवेशन के हक में भी नहीं हूँ। और हालांकि एक राय ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो वो एक नई तैनाती है, वो आपकी कोई प्रमोशन नहीं है, एलिवेशन नहीं है, वो न्यू अपॉइंटमेंट है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जूनियर्स को न्यू अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, सीनियर्स को मिलनी चाहिए। बहरहाल 2 जुलाई का इंतजार करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।